आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। हम एक बेहद दिलचस्प कहानी की गहराई में जाने वाले हैं। सोचिए, आनंद गांव की सुबहें वैसे तो गर्मा-गर्म छोलों और क्रिस्पी भटूरों की लाजवाब खुशबू से महक उठती थी, है ना? लेकिन सच कहूं तो इन मसालों की महक के ठीक पीछे एक खामोश, घुटन भरा डर भी छुपा था। ये एक साधारण छोले भटूरे वाले की कहानी है, जिसने लालच और इंसानियत के बीच एक ऐसी जंग छेड़ दी जिसने उस खौफ के साए को हमेशा के लिए मिटा दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे आनंद गांव की गलियों में चलते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, जब एक बेबस गरीब इंसान की ईमानदारी किसी गांव के सबसे ताकतवर और क्रूर इंसान से टकराती है, तो अंजाम क्या होता है? ये कोई मामूली सवाल नहीं है। ये कमजोर बनाम ताकतवर की वो खौफनाक टक्कर है, जहां एक तरफ खोने को कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ सत्ता का अंधा नशा है। बस इसी कशमकश का जवाब आज हम तलाशने वाले हैं। तो चलिए कहानी के भाग 1 से शुरू करते हैं। आनंद गांव का माहौल। तो जैसा कि मैंने बताया, सुबह सुबह इस गांव की सड़कें छोलों की महक से भले ही एकदम गुलजार हो जाती थीं, लेकिन इस बेजोड़ खुशबू के ठीक नीचे ना एक क्रूर नियंत्रण का साया पल रहा था। ऊपर से देखने में गांव बहुत शांत और खुशहाल लगता था, पर अंदर ही अंदर ये गांव भ्रष्टाचार और मनमानी की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। वहां बसने वाला हर एक इंसान, सच कहूं तो बस एक खामोश डर में जीने को मजबूर था। यहीं पर एंट्री होती है गांव के मशहूर छोले भटूरे वाले की। सौरभ, अब देखिए, उसकी पाक कला में कोई कमी नहीं थी। वो वाकई बेमिसाल थी। भटूरे के मैदे में सूजी की एकदम सही मिलावट, बढ़िया तेल और छोलों को वो गहरा काला रंग देने के लिए ना चाय पत्ती के पानी का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल, मतलब स्वाद का जादूगर था वो। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, यही जादूगर स्वभाव से बेहद कंजूस, लालची और घमंडी था। लोगों को ना हर एक निवाला गिन गिन के देता था। अब आप सोचेंगे कि वो इतनी मनमानी करता कैसे था? तो असल में उसकी इस मनमानी की जड़ें उसके जीजा से जुड़ी थीं, जो गांव का प्रधान था, भूपेंद्र। बस उसी प्रधान की ताकत के नशे में सौरभ पूरे गांव में अपना खौफ कायम रखता था। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मिथिलेश का संघर्ष। कहानी में एक नया मोड़ आता है। पास के ही सुंदरपुर गांव का मिथिलेश अपनी पत्नी मधु और छोटे बेटे पिथु के साथ बस एक छप्पर के नीचे रहता था। लेकिन किस्मत देखिए, एक निर्दयी सेठ के कर्ज तले उनका सब कुछ छिन गया। तपती धूप में बिल्कुल भूखे प्यास से दर दर भटकते हुए ये बेबस परिवार किसी तरह आनंद गांव पहुंचा। उनके पास ना तो एक पैसा था और न ही सिर छिपाने की कोई जगह। अब उस पिता की बेबसी का अंदाजा लगाइए, जिसे अपने परिवार की जान बचाने के लिए उसी भ्रष्ट प्रधान भूपेंद्र के सामने एक छोटे से सरकारी जमीन के टुकड़े के लिए हाथ फैलाने पड़े। वही प्रधान जो पहले से ही गरीबों की जमीनें हड़पने के लिए कुख्यात था। खैर, मिथिलेश अंदर से बेबस जरूर था, पर उसके हौसले पस्त नहीं हुए थे। उसने हार नहीं मानी और गांव में ही अपना एक छोटा सा छोले भटूरे का ठेला लगा लिया। अब ना आनंद गांव में दो अलग अलग दुनियाएं बस गई थी। एक तरफ वो सौरभ का ठेला, जहां कीमतें बिल्कुल आसमान छू रही थी, खाने के हिस्से सिकुड़ते जा रहे थे और ग्राहकों को मिलती थी तो बस बदतमीजी। और दूसरी तरफ था मिथिलेश का ठेला। वहां खाना भरपूर था, इज्जत थी, और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? जो गरीब पैसे नहीं दे सकते थे ना, उन्हें मिथिलेश मुफ्त में खाना खिलाता था। कमाल है ना? लेकिन मिथिलेश की यही साफ नीयत और इंसानियत सौरभ के उस भ्रष्ट एकाधिकार के लिए एक बहुत बड़ा और सीधा खतरा बन गई। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, लालच और सीधी टक्कर। हालात कितनी तेजी से बदले, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चंद दिनों के अंदर ही मिथिलेश के स्वाद और उसके मीठे स्वभाव ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया। हफ्तों भर के भीतर तो ये हाल था कि पूरा का पूरा आनंद गांव सौरभ को छोड़कर मिथिलेश के ठेले पर जुटने लगा। और सिर्फ 1 महीने, जी हां, सिर्फ 1 महीने के अंदर सौरभ की कमाई औंधे मुंह गिर गई। उसकी बौखलाहट का आलम यह था कि वो बदहवास होकर सीधे अपने प्रधान जीजा के पास पहुंचा और चीख पड़ा। उसे यह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि बाहर का एक मामूली सा आदमी उनके गांव में आकर इतना कमा रहा है। लालच की ये आग अब एक भयानक टकराव का रूप लेने ही वाली थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अगले ही पल प्रधान भूपेंद्र और सौरभ मिथिलेश की झोपड़ी पर टूट पड़े। जरा वहां पसरे उस भारी सन्नाटे को महसूस कीजिए, जब प्रधान की खौफनाक आवाज वहां गूंजी, तुम इस गांव में नए हो, जगह छोड़ दो वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी। ये प्रधान की पूरी सत्ता और उसके अहंकार का एक क्रूर फरमान था। वो एक ऐसे इंसान को बेघर करने जा रहा था जिसका पहले ही सब कुछ लुट चुका था। कहानी पहुंचती है भाग 4 पर,
डाकू की पनाह, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उस खौफनाक रात जब मिथिलेश और उसका परिवार प्रधान की धमकी से कांप रहे थे, तभी अचानक अंधेरे को चीरता हुआ एक अनजान शख्स उनके दरवाजे पर हफनता हुआ आ पहुंचा। वो किसी ताकतवर जमींदार के आदमियों से बचकर भाग रहा था। अब यहां मिथिलेश की निडर इंसानियत देखिए। खुद की जान दांव पर लगी है, अगले ही पल बेघर होने की तलवार लटक रही है, लेकिन फिर भी उसने बिना पलक झपकाए उस अनजान और बेबस अजनबी को अपनी छोटी सी झोपड़ी में पनाह दे दी। जैसे ही बाहर का खतरा टला, उस अजनबी ने एक गहरी और भारी आवाज में अपना सच बताया। उसने कहा, मेरा नाम जगदीश है और मैं एक डाकू हूं। मुझे लोगों पर अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। दोस्तों, ये कोई मामूली चोर उचक्का नहीं था, बल्कि अमीरों को लूटकर गरीबों की ढाल बनने वाला एक मशहूर बागी था। जब जगदीश को प्रधान की उस नीच हरकत के बारे में पता चला ना, तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने उसी वक्त मिथिलेश से वादा किया कि इस अहंकारी प्रधान का गुरूर अब वही तोड़ेगा। और जाते जाते उसने एक तरकीब बताई कि अगर कोई भी मुसीबत आए तो बस पास के जंगल में जाकर एक कौवे की आवाज निकालनी है। अब हम आते हैं भाग 5 पर, जंगल में अंतिम फैसला, हमारी कहानी का क्लाइमैक्स। अगली सुबह गांव में जो नजारा था ना, उसने सबके होश उड़ा दिए। कल तक जो सौरभ खमंड में चूर होकर धमकियां दे रहा था, आज वो बुरी तरह टूटा हुआ मिथिलेश के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था। बात ये थी कि जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई थी कि रातों रात प्रधान भूपेंद्र को कोई अगवा कर ले गया है। सौरभ की सारी हैकड़ी पल भर में मिट्टी में मिल चुकी थी और वो उसी मिथिलेश से अपने जीजा की जान की भीख मांग रहा था, जिसे उसने बर्बाद करने की कसम खाई थी। अब देखिए मिथिलेश का बड़प्पन। बदले की भावना को पूरी तरह दरकिनार करते हुए उसने एक बार फिर इंसानियत को चुना और अकेले ही उस खौफनाक घने जंगल की ओर चल पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल, जो प्रधान कल तक खुद को उस पूरे गांव का भगवान समझता था, आज डाकुओं की कैद में उसका अंजाम क्या होगा? क्या मौत उसकी सजा बनेगी या मिथिलेश उसे बचा लेगा? सारा का सारा तनाव, सारी कश्मकश बस इसी एक पल पर आकर टिक गई थी। जंगल के उस डरावने, सुनकर देने वाले सन्नाटे के बीच मिथिलेश ने जगदीश की बताई हुई तरकीब अपनाई। पेड़ों के बीच गूंजती एक कौवे की तेज, डरावनी आवाज। उस आवाज का गूंजना ही था कि डाकू के आदमियों ने मिथिलेश को सीधे जगदीश के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और वहां का नजारा, भाई वो ताकतवर जालिम प्रधान भूपेंद्र, जो कल तक गरीबों को अपने पैरों तले कुचलने की बातें करता था ना, आज खौफ से पसीने में तरबतर डाकुओं के सामने घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। उसका सारा गुरूर, उसकी सारी सत्ता जंगल की उस धूल में खाक हो चुकी थी। ठीक उसी पल मिथिलेश ने आगे बढ़कर डाकू जगदीश से उस इंसान की जान बख्शने की गुजारिश की, जो खुद उसका घर उजाड़ना चाहता था। मिथिलेश की ये निस्वार्थ अच्छाई देखकर प्रधान भूपेंद्र फूट फूट कर रोने लगा। उसके भीतर का वो जो कठोर अहंकार था ना, वो पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। सुबकते हुए उसने बस इतना ही कहा, लोभ और अहंकार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। असली धन पैसा नहीं बल्कि इंसानियत है। सोचिए, एक भ्रष्ट और लालची इंसान के भीतर जगह बनाने वाला ये पश्चाताप किसी भी शारीरिक सजा से कहीं कहीं ज्यादा गहरा और मारक था। तो दोस्तों, इस दुनिया में जहां सत्ता इतनी आसानी से इंसान को अंधा और भ्रष्ट कर देती है, वहां सबसे गहरे और क्रूर लालच को तोड़ने के लिए सच्ची इंसानियत को किस हद तक जाना पड़ता है। मिथिलेश की ये कहानी हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये सिखाती है कि नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि एक अडिग, अटल अच्छाई से ही जड़ों से उखाड़ा जा सकता है। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है, लेकिन इंसानियत और लालच की इस जंग का ये सवाल हमेशा हमारे और आपके ख्यालों में जिंदा रहेगा।